मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो आई एम पूनम, लेट्स स्टार्ट। ओके, आई एम फ्रॉम अध्ययन क्लासेस। ठीक है, तो बच्चों हम क्या कर रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ रहे थे, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? मोड ऑफ प्रोक्लेमेशंस, यानी कि संविधान की सत्ता तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे संविधान की मौलिक प्रावधान, यानी कि द सब्सटेंटिव ऑफ प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या है? संविधान के मौलिक प्रावधान, यानी कि जैसे कि बेसिकली इसके देखो नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, संविधान यानी कि हमारा क्या चीज़? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या चीज़? कॉन्स्टिट्यूशन। और मौलिक प्रावधान यानी कि हमारे क्या है? प्रावधान का मतलब क्या होता है? हमारे प्रोविजंस, यानी कि हमारे रूल रेगुलेशन। और मौलिक यानी कि हमारे, ठीक है, एक तरीके से बेसिक से, ठीक है, बेसिक प्रावधान, बेसिक हमारे प्रोविजंस। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रीडिंग के साथ हम 1 बाय 1 लाइन करके स्टार्ट करेंगे, रीडिंग करेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चंस आएंगे तो हम क्वेश्चंस भी पुटअप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है यहाँ पे बच्चों? देखो, इट इज़ द हॉलमार्क ऑफ अ सक्सेसफुल constitution that it gives everyone in society some reasons to go along with its provisions. A constitution that, for instance, allowed permitted majority to oppress, ठीक है, minority group within society would give minorities no reasons to go along with the provision of a constitution, or a constitution that systematically privilege some members at the expense of others, or that systematically entrenched the power of small group in society would cease to command allegiances of if any group feels their identity it's being stifled. They will have no reason to abide by the constitutions. No constitution by itself achieves perfect justice, but it has to convince people that it provides the framework for pursuing basic justice. Do this thought experiment. Ask yourself this question: what would be the content of some basic rules in society such that they gave everyone a reason to go along with them? यानी कि बच्चों क्या बोल रहा है इसके अंदर? संविधान के मौलिक प्रावधान में क्या बताया गया है? एक बार हमने इंग्लिश में रीडिंग कर ली, अब एक बार हम वन टाइम्स हम किस में करेंगे? हिंदी में करेंगे, फिर हम समझेंगे क्या बोल रहा है। इसके अंदर बोल रहा है बच्चों, एक सफल संविधान की यह विशेषता है। विशेषता यानी क्या होती है? किसी चीज़ की क्वालिटी। क्या होता है? किसी चीज़ की क्वालिटी, किसी चीज़ का फीचर्स। तो एक सफल यानी कि हमारे सक्सेस कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता बता रखी है कि एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति यानी कि ईच पर्सन को, हर एक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है कि पर्सन उसके क्या कर सके? रिस्पेक्ट कर सके। क्या कर सके शिफा? रिस्पेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इसलिए उनको क्या देता है? कुछ ना कुछ कारण देता है, कुछ ना कुछ रीजंस देता है। एग्जाम्पल्स के लिए यहाँ पे बता रखा है, उदाहरण के लिए जिस संविधान में बहुसंख्यक को, बहुसंख्यक यानी क्या होता है? बहु यानी कि एक वर्ड आया आपका बहुसंख्यक। थोड़ा सा मीनिंग भी समझेंगे। ये कुछ बच्चों के टर्म्स हर किसी को नहीं पता होते, कुछ को पता होते, कुछ को नहीं पता होते, तो हम सबका लेके चलेंगे। देखो एक वर्ड आया है बहु, बोलिए बच्चों, बहुसंख्यक। ठीक है, संख्यक, बहुसंख्यक, यानी कि इसका मतलब क्या है? बताइए क्या है? बहु माने क्या होता है? बहु से समझेंगे, इसके नाम भी छिपा है। बहु माने ज़्यादा। बहु माने क्या होता है? ज़्यादा। और संख्यक माने ऐसे पर्सन जो संख्या में क्या है बच्चों? ज़्यादा हैं, जो नंबर्स में क्या है? ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मीनिंग क्या हो गया? बहुसंख्यक। बहु माने ज़्यादा, संख्यक माने संख्या। ऐसे व्यक्ति, बोलिए ऐसे व्यक्ति जो संख्या में ज़्यादा है, उसे क्या बोला जाता है? बहुसंख्यक। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट आगे से और बढ़ते हैं। बहुसंख्यक का मतलब पता चल गया। तो एग्जाम्पल्स के लिए हमें बता रखा है, उदाहरण के लिए जिस संविधान में बहुसंख्यक को समाज के अल्पसंख्यक, एक वर्ड एक और आया, अभी तो बहुसंख्यक था, एक और वर्ड आया यहाँ पे, क्या आया बच्चों बताओ? अल्पसंख्यक। क्या आया है? अल्पसंख्यक।
अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है? इसके भी नाम में ही मीनिंग छिपा हुआ है बच्चों। अल्प माने क्या होता है? अल्प माने कम या थोड़ा। अल्प माने क्या होता है? थोड़ा या फिर कम, ठीक है। और संख्यक का मतलब तो अभी मैंने आपको बताया, ये क्या होता है संख्यक का मतलब? संख्या। क्या होता है? संख्या। तो ऐसे पर्सन, ऐसे व्यक्ति जो क्या है? संख्या में कम है। ऐसे व्यक्ति, बोलिए ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो संख्या में कम है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? माइनॉरिटीज, ठीक है। इसे बोलेंगे मेजॉरिटी, इसे बोलेंगे माइनॉरिटीज, ठीक है। तो जो कम है उन्हें अल्पसंख्यक, जो ज़्यादा है उन्हें क्या बोलेंगे? बहुसंख्यक, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। तो अल्पसंख्यक समूह का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो बहुसंख्यक समाज को, मतलब जो मेजॉरिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है, और उनको क्या करा जाए? जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको क्या करें? उत्पीड़न करने की अनुमति दी जाए। अनुमति यानी कि परमिशन दी जाए। तो उत्पीड़न का मत, एक उत्पीड़न वर्ड आया, उत्पीड़न मतलब होता है एक तरीके से शोषण करना। क्या करना बच्चों? शोषण करना, अत्याचार करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया, उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई है। वहाँ अल्पसंख्यक के पास कोई कारण नहीं होगा। तो अल्पसंख्यक के पास तो कोई कारण ही नहीं होगा। आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मतलब जो ज़्यादा है नंबर में तो पावरफुल तो होंगे, तो वो कम नंबर वालों को इजीली क्या कर लेंगे? कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और उनको उनकी मनमानी माननी पड़ेगी, ठीक है। तो वही वाली बात है। आगे देखो क्या बोला गया है कि वह संविधान के प्रावधानों का, प्रावधान माने कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे प्रोविजंस हैं, जो रूल रेगुलेशन है, उनका क्या करें? आदर करें। क्या करें? आदर यानी कि रिस्पेक्ट करें। कोई संविधान अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देता है। कोई संविधान, अब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जैसे हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसी अदर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे क्या करते हैं? अन्य लोगों की तुलना में, अदर्स पीपल से कंपैरिजन में कुछ लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, सुविधाएँ। या सुनिश्चित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूह की शक्ति और मजबूत करता है। सुनिश्चित, एक वर्ड आएगा, सुनिश्चित माने क्या होता है? सुनिश्चित यानी कि फिक्स करता है, ठीक है। सुनिश्चित यानी कि फिक्स करता है। समाज के, सोसाइटी में जो छोटे छोटे हमारे ग्रुप्स होते हैं, जो समूह होते हैं, उनकी शक्ति को क्या करता है? उनकी शक्ति को क्या करता है? उनकी शक्ति को और मजबूत करता है। मजबूत करता है यानी कि स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। क्या करता है? यानी कि स्ट्रॉन्ग करता है। तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाती है। निष्ठा एक वर्ड आया है, पब्लिक की निष्ठा मिलनी बंद हो जाती है। निष्ठा यानी कि एक तरीके से फेथ, एक तरीके से विश्वास, एक तरीके से ट्रस्ट मिलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। यदि कोई समूह या महसूस करे, कोई भी ग्रुप ये फील करे, ठीक है, कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, जो उसकी आइडेंटिटी है ना, पहचान यानी कि जो भी आइडेंटिटी है, हम सबकी कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होती है। अब अगर कोई पर्सन समझे कि मेरी आइडेंटिटी को क्या करा जा रहा है? दबाया जा रहा है, कि डाउन किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो करेगा, उसको नहीं रिस्पेक्ट करेगा, उसके पास कोई रीज़न ही नहीं होगा। क्योंकि बच्चों देखो, हम ऐसे संविधान को फॉलो करेंगे ना जो हमें क्या दे? फ्रीडम दे। जो हमें क्या दे? हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, जो क्या दे? हमें फ्रीडम दे, दूसरा हमें इक्वालिटी दे, एक बंधुत्व वर्ड आया था जो हमें क्या दे? सेफ्टी भी दे, और एक बंधुत्व दे यानी कि भाईचारे की भावना भी हो, फ्रेंडशिप वाला माहौल हो, ठीक है, दोस्ती वाला, भाईचारे की। तो क्या कहते हैं? तो अब लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो जस्ट अपोजिट हो रहा है हमारे साथ। हमें क्या करा है? हमें डाउन किया जा रहा है, दूसरे से दबाया जा रहा है, हमारी रिस्पेक्ट की बातें नहीं की जा रही, हमारा तो उत्पीड़न हो रहा है, हमारा तो शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो जब ये सब हो रहा है तो क्या हम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन की, ऐसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन की क्या हम रिस्पेक्ट करेंगे? जब पब्लिक उसको मानेगी? नहीं मानेगी उसकी बातों को। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया ना, तो उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा, वो कोई रीज़न ही नहीं बचेगा उसके पास। जब उसके साथ इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही तो वो नहीं मानेगा, ठीक है। आगे देखो बच्चों क्या कह रहा है, कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता। कोई भी संविधान अपने आप से, सेल्फ से क्या नहीं करता? एक आदर्श स्वरूप यानी कि एक आदर्श यानी कि एक आइडियल स्वरूप यानी कि इमेज, मान लो स्वरूप यानी इमेज फ्रेमवर्क की स्थापना इस्टेब्लिश नहीं करता। स्थापना यानी कि इस्टेब्लिश नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करना पड़ता है? पब्लिक को ट्रस्ट तो दिलाना पड़ेगा ना। जब तक वो ट्रस्ट नहीं दिलाएगा तो पब्लिक क्या है? उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो करेगी, ठीक है।
तो कि वह बुनियादी जो न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। बुनियादी न्याय जो हमारा बेसिक जस्टिस है, ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसे गेन करने के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? एक ढांचा एक तरीके से प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है हमें, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। आगे देखिए क्या बोला है। आप इस विचार को, ये जो थॉट है, इस विचार को प्रयोग में लाएं, अपनी यूजेस में लेके आएँ। स्वयं अपने से ये प्रश्न पूछे, सेल्फ से क्वेश्चन करो, खुद से क्वेश्चन करो। एक समाज के कुछ बुनियादी नियमों में से ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारी सोसाइटी है बच्चों, उसमें कुछ हमारे क्या है, बुनियादी नियम है। एक वर्ड आया बुनियादी नियम। क्या आया है बच्चों? बुनियादी नियम। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बुनियादी नियम क्या होते हैं, ठीक है। बोलिए बुनियादी नियम, ठीक है। इसके अंदर भी, इसके नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है, ठीक है। बुनियादी मतलब क्या होता है? बेसिक्स। बुनियादी मतलब क्या होता है बच्चों? बेसिक। और नियम माने क्या होता है? रूल। नियम माने क्या होता है? रूल, ठीक है। बुनियादी नियम ऐसे बेसिक रूल्स जो होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि समाज के कुछ बुनियादी नियमों में जो हमारी सोसाइटी के कुछ बेसिक रूल्स हैं, बेसिक हमारे क्या है, प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उनमें ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी कौन सी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिनमें सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। मतलब हर पब्लिक, हर सिटीज़न उसे अच्छे से क्या कर सके, फॉलो कर सके, मान सके। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल होनी चाहिए ना, जैसे इक्वालिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, तो पब्लिक क्या इजीली मान लेगी। लेकिन अगर अपोजिट है कॉन्स्टिट्यूशन के रूल रेगुलेशन में, किसी एक कैटेगरी के बारे में कुछ ज़्यादा अच्छे से प्रिंसिपल बनाया, मतलब डिफरेंसेस कर रखा है, ठीक है, भेदभाव कर रखा, तो क्या हुआ? क्या पब्लिक उसे मानेगी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशंस को? मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, बताइए। नहीं मानेगी। तो यही बात कही गई है कि कौन से ऐसी चीज़ें, ऐसे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिसे हर बच्चा, हर सिटीज़न, हर इंडिया का नागरिक उसे क्या कर सके बच्चों, फॉलो कर सके, ठीक है, मान सके, एक्सेप्ट कर सके बाय दिल से, ठीक है, मन से, अपने दिल से एक्सेप्ट कर सके। तो यहाँ पे यही बताया, उसे मानने का कारण मिल सके। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अपने जितने भी सभी जो हमारे क्या होते हैं नागरिक, यानी कि हमारे कंट्री के क्या हैं, सिटीजन्स की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम और समानता की, इक्वालिटी की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, सेफ्टी करता है। किसकी सेफ्टी करेगा, किसकी सुरक्षा करेगा? फ्रीडम की और इक्वालिटी की। एक वर्ड हमारा आया है, किसकी सेफ्टी करेगा, किसकी सुरक्षा करेगा, बताइए। दो वर्ड इधर से निकल के आए हैं। एक तो आया है हमारा बच्चों, क्या आया है? फ्रीडम। क्या आया है? फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, ठीक है। एक वर्ड निकल के आया हमारा, क्या? इक्वालिटी। क्या आया बच्चों? इक्वालिटी माने क्या होता है? समानता, ठीक है। तो हमारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, अगर वो किसकी सेफ्टी करता है? फ्रीडम की करता है बच्चों, और किसकी करता है? इक्वालिटी की करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि कोई भी संविधान अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक यानी कि जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी सेफ्टी करेगा, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है, ठीक है। उसके सक्सेस के चांस उतने ही क्या जो हो जाते हैं, अप हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं, यानी कि बढ़ जाते हैं। मोटे तौर पर कहें तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिकों को एक ना एक ऐसा कारण देता है। अगर बेसिकली मोटे तौर पे हम ब्रॉडली लेवल पे समझें तो हर मतलब जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चों, उसके अंदर प्रत्येक नागरिक को यानी कि ईच मेंबर को, हर एक सिटीजन्स को एक ना एक ऐसा कारण देता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ना एक रीज़न देता है जिससे वह उसकी सामान्य रूपरेखा, सामान्य की नॉर्मल इससे जो फ्रेमवर्क है, जो रूपरेखा है, जो इमेज है, उसका क्या कर सके, समर्थन कर सके। समर्थन माने एक वर्ड आया समर्थन। समर्थन माने क्या होता है? सपोर्ट करना। क्या करना? सपोर्ट करना, ठीक है। एप्रिशिएट करना, आगे को बढ़ाना, ठीक है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अपने आप इस प्रश्न का हाँ में उत्तर देने की स्थिति में होनी चाहिए। हमसे बोला है कि जब हम इसको रीड कर लेंगे तो हमें भी क्या होना चाहिए, हाँ के फेवर में होना चाहिए कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चे, वो भी हमें क्या देता है, फ्रीडम देता है, इक्वालिटी देता है। आपको पता है हमारे फंडामेंटल जो राइट्स हैं मोटे तौर पे हमारे 6 के अराउंड हैं, उसके अंदर हमारा स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम का भी हमें राइट दे रखा है, ठीक है, और हमारा इक्वालिटी का भी दे रखा है, समानता का भी हमें नियम दे रखा है। तो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन एक और अगर आप कीज पॉइंट बनाओ बच्चों तो बन सकता है कि कौन से संविधान की सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं, संभावना बढ़ जाती हैं, ठीक है, कौन से संविधान की सफलता की संभावना बढ़ जाती है।
तो ऐसे संविधान की संभावना बढ़ जाती है बच्चों, जो हमें क्या देता है, बेसिकली नागरिकों को स्वतंत्रता देता है, समानता देता है, ठीक है, और क्या देता है, अधिक से अधिक हमें क्या देता है, सुरक्षा देता है। तो उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक हम थोड़ा सा एक और टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। आपका देखो बॉक्सेस में दे रखा है, ये यहाँ पे आपका ये बॉक्सेस में दे रखा है, पेज नंबर 12 पे ही दे रखा है। ठीक है, नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद, यानी कि डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल। अब हम किसका पढ़ेंगे, थोड़ा सा नेपाल का पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे बच्चों, नेपाल का पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो हमारा बोर्ड भी फिल हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, बोलो नेपाल, नेपाल, नेपाल का संविधान। ठीक है, संविधान, संविधान यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल का हम थोड़ा सा रीड करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों कि नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार बना, कब एकदम से वो लास्ट में कब एक डेमोक्रेटिक के रूप में बना, कब आया हमारे अस्तित्व में। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी रीडिंग करते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारा। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या बताया गया है, डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल, यानी कि नेपाल के संविधान निर्माण का विवाद। विवाद माने क्या होता है, डिस्प्यूट। क्या होता है विवाद माने कि डिस्प्यूट, कि नेपाल के संविधान जो हमारे नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन था बच्चों, निर्माण माने क्या होता है, कोई भी चीज़ का बनना, निर्माण माने क्या होता है, कोई किसी भी चीज़ का बनना। तो जैसे कि हमारे नेपाल का जब कॉन्स्टिट्यूशन मेक हो रहा था, बन रहा था, निर्माण हो रहा था, तो उसके क्या क्या डिस्प्यूट रहे, क्या क्या विवाद रहे, कैसे बना वो। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है जैसे कि, ठीक है, यहाँ पे देखिए, मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इन नॉट ऑलवेज एन ईजी एंड स्मूथ अफेयर, नेपाल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। Since 1948, Nepal has had 5 constitution in 1948, 1951, 1959, 1962 and 1919। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखो क्या बोला गया है कि जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान बनाना कोई क्या है, आसान और सुगम काम नहीं है। एक वर्ड आया सुगम, आसान तो सबको पता होगा कि इजी नहीं है, सुगम भी क्या होता है, इसका मतलब भी सेम होता है, सिमिलर है आसान का। सुगम माने कि यानी कि सरल नहीं है। एक वर्ड आया आपका सुगम, क्या है, सुगम। जब बच्चों आप रीडिंग करते हो ना, खुद से स्टडी करते हो, तो आपको यही वर्ड कंफ्यूज करते हैं, यही टर्म्स। ठीक है, सुगम माने क्या होता है, सरल। सुगम माने क्या होता है, सरल। ठीक है, तो सुगम माने आपका क्या हो गया बच्चों, सरल। तो यहाँ पे ये बताया गया है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, संविधान बनाना क्या है, कोई आसान काम नहीं है, यानी कि कोई हलवा का काम नहीं है। मम्मी बनाती है ना किचन में हलवा, हम लोग बनाते, पानी डाला, सूजी डाली, चीनी डाली, घी भी चलो फ्राई भी कर दिया अच्छे से, हाँ ठीक है, और खा लिया। लेकिन ये इतना हलवा तो कितनी देर में बन जाएगा हमारा, बताओ, आधा घंटा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 15-20 मिनट में बन जाएगा, 15 मिनट में तो बन ही जाएगा। ठीक है, कभी ट्राई करना। तो मतलब यही बता रखा, संविधान बनाना कोई भी आसान और सुगम काम नहीं है, यानी कि इजी वर्क नहीं है। नेपाल जो है, नेपाल संविधान बनाने की एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। जो हमारा नेपाल कंट्री है ना, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसे बनाने की क्या है, जटिल प्रक्रिया रही है। क्या रही है, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना है नेपाल का। एग्जाम्पल्स के लिए, उदाहरण के लिए बता रखा है, जो हमारा 1948 है ना, यानी कि 1948 के बाद से नेपाल में कितने संविधान बनाए जा चुके हैं, 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। कितने बनाए जा चुके हैं नेपाल में बच्चों कितने संविधान बना रखे हैं, 5 कॉन्स्टिट्यूशन बना रखे हैं। कितने बना रखे हैं, 5 कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कब कब बनाए देखिए, हम देखते हैं। तो 5 संविधान बनाए जा चुके हैं। 1948 वाला यानी कि 1948 वाला, 1951 यानी कि 1951 वाला, 1959 यानी कि 1959 वाला, और 1962 बच्चों यानी कि 1962 वाला, और एक लास्ट बना था 1990 यानी कि 1990 वाला। ठीक है, इसमें बताएगा, लेकिन ये सभी संविधान नेपाल नरेश द्वारा प्रदान किए गए हैं। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, कि ये जो हमारे 5 कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं। यहीं से हमारे क्वेश्चन बन जाएगा, या हमारे की पॉइंट बन जाएंगे इंपॉर्टेंट, जो बुक के करते हैं हम, कि किसके द्वारा ये संविधान मतलब क्या कहते हैं, प्रदान किए गए। प्रदान है कि प्रोवाइड किए गए, तो कौन है वो पर्सन, उनका नाम क्या है, नरेश द्वारा। किसके द्वारा, नरेश द्वारा। ठीक है, संविधान नेपाल नरेश द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। ये पाँचों की पाँचों 5 कॉन्स्टिट्यूशन है।
आगे बता रखा है 1919 यानी कि 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई। तो 1990 यानी कि जो 1919 का 1990 का टाइम पीरियड था, उससे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा यानी कि संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की, एक वर्ड आया बहुदलीय। क्या आया है बच्चों यहाँ पे हमारा एक वर्ड बहुदलीय, कहाँ पे लिखे हम, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। क्या आया है हमारा वर्ड, एक आया, बोलो बहुदलीय, ठीक है। इसका भी देखो बच्चों नाम में ही मीनिंग छिपा हुआ है। किस में छिपा हुआ है मीनिंग, इसके नाम में ही, ठीक है। बहु माने क्या होता है, बहु माने क्या होता है, बहु माने क्या होता है, ज़्यादा। वेरी गुड, अब तो पता चल रहा है भाई, रिप्लाई कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। बहु माने क्या होता है, ज़्यादा। और बच्चों दलीय माने क्या होता है, पार्टी या दल कह लो, दल कह लो या पार्टी कह लो, ग्रुप कह लो, समूह कह लो। तो बहुदलीय यानी कि जो ज़्यादा हैं, ज़्यादा है क्या है, जो ज़्यादा दल हैं, ठीक है, जो ज़्यादा क्या है, पार्टी हैं, ठीक है। मैनी मल्टीपल्स हम पार्टीज़ बोल सकते हैं, मल्टीपल्स ग्रुप्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया, क्या आया है हमारा, बहुदलीय। तो 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत करी गई, ठीक है। तो बहुदलीय ने बहुत ज़्यादा मल्टीपल्स पार्टीज़ की लोकतंत्र की क्या करी गई, शुरुआत की गई। तो लोकतंत्र अब सबको पता है, लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक, जिसके अंदर क्या, जो किसका तंत्र होता है, लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, ठीक है। तो लोकतंत्र की शुरुआत की गई, स्टार्टिंग की गई। तो यहीं से पूछा जाएगा जैसे कि कौन से सन में बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, तो 1919 में यानी कि 1990 में संविधान द्वारा बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत की गई, स्टार्टिंग, ठीक है। अनेक क्षेत्रों में नरेश के पास अंतिम शक्तियां बनी रही। तो जो नरेश जो पर्सन थे वहाँ के, ठीक है, उनके पास क्या रही, लास्ट तक क्या रही, पावर्स बनी रही। पिछले वर्षों में, लास्ट अगर हम देखें तो पिछले जो हमारे वर्ष हैं उनमें नेपाल में सरकार और राजनीति की पुनर्संरचना, पुनर्संरचना एक वर्ड है, पुनर्माने क्या होता है, पुनर्माने होता है दोबारा से, क्या होता है बच्चों, पुनर्माने क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक वर्ड आया, बोलो पुनर्संरचना, ठीक है। ये रा ना इस पे लगेगा, ठीक है। क्या है बच्चों, पुनर्संरचना। पुनर्माने क्या होता है, दोबारा से, पुनर्माने क्या होता है बच्चों, दोबारा से, ठीक है। क्या होता है, पुनर्माने दोबारा से, ठीक है, यानी कि फिर से, रीस्टार्टिंग। और संरचना माने क्या होती है, इमेज, यानी कि संरचना यानी कि इमेज, ठीक है, इमेज। तो यहाँ पे पुनर्संरचना माने दोबारा से जो संरचना बनाई गई है। तो यहाँ पे बताया गया राजनीति की पुनर्संरचना, मतलब जो पॉलिटिक्स की हमारी क्या दोबारा से संरचना बनाई गई है। पुनर्संरचना के लिए सशक्त राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था, पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहे थे, राजनीतिक यानी कि आंदोलन चल रहे थे। उसमें प्रमुख मुद्दा यही था, जो मेनली हमारा टॉपिक था ना, मुद्दा वो यही था कि संविधान में राजा की भूमिका क्या होनी चाहिए, यानी कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ किंग, जो हमारा राजा है, जो हमारा ऑनर है, उसकी भूमिका, उसके रोल्स क्या होने चाहिए, ठीक है, उसके क्या क्या होनी चाहिए, उसके क्या क्या फंक्शन होने चाहिए, उसके रोल्स, भूमिका क्या होनी चाहिए, कैसा उसका मतलब कार्य प्रणाली होनी चाहिए। नेपाल के कुछ समूह राजतंत्र नामक संस्था को ही ख़त्म करने और गणतांत्रिक सरकार की स्थापना के पक्ष में थे। जो हमारे जो नेपाल के कुछ क्या थे, कुछ ग्रुप्स थे जो क्या थे, राजतंत्र, यानी कि एक मोनार्की सिस्टम होता था ना, पहले राजा ही होता था और प्रजा क्या करती थी, जो राजा कह देता था प्रजा उसके वही करती थी, ठीक है, प्रजा वही करती थी। तो वो क्या कर रहे थे, वो मोनार्की सिस्टम से बच्चों क्या नहीं थे, हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे सेटिस्फाइज। तो वो राजतंत्र को क्या करना चाहते थे, एंड करना चाहते थे और गणतांत्रिक सरकार यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेके आना चाहते थे, ठीक है, उसके पक्ष में थे। लेकिन कुछ लोग इसके पक्ष में थे। अब कोई भी चीज़ आती है तो सारे तो फेवर में नहीं होते, कोई भी इंडिया भी कोई पॉलिसी बनाता है, सारे तो फेवर में नहीं होते। अगर 100% का परसेंटेज है पब्लिक का तो 70 रेडी हो रहे हैं, 30 फिर भी रह जाएंगे, या कभी कभी ऐसा था 50 रेडी है 50 नहीं है। तो ऐसे ही हमारा नेपाल में हुआ, जब वो क्या करना चाहते, मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे, राजतंत्र को, और क्या लेके आना चाह रहे थे, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र लेके आना चाहते थे। कुछ लोग तो उनके फेवर में थे, कुछ तो कह रहे थे हाँ ठीक है भाई कर लो, लेकिन कुछ लोग क्या कह रहे थे, अगेंस्ट में थे, नहीं हमारा तो राजतंत्र मोनार्की सिस्टम ही ठीक है, हमें लोकतंत्र नहीं चाहिए, ठीक है। तो स्थापना के पक्ष में थे। कुछ लोगों का मानना था कि राजा की सीमित भूमिका के साथ संवैधानिक राजतंत्र का बना रहना उपयोगी रहेगा, लेकिन कुछ लोग बोले थे कि राजतंत्र तो रहे मोनार्की सिस्टम, लेकिन राजा को क्या दी जाए, ज़्यादा शक्ति ना दी जाए, लिमिटेड पावर्स दी जाए, कि सीमित उसकी भूमिका रहे, ठीक है।
स्वयं राजा भी शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब ये बताओ, ये लाइन बहुत अच्छी आएगी कि राजा क्या नहीं था, पावर्स को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कोई राजा जिसका अच्छा खासा शासन राज चल रहा है तो कोई छोड़ने के लिए तैयार होगा? बताओ, आप कोई राजा बना दें, आप छोड़ेंगे? कोई भी नहीं छोड़ेगा, बोलेगा मेरा शासन तो बढ़िया से चल रहा है, मज़े आ रहे हैं भाई, बढ़िया से शासन करते रहो, ठीक है। तो कोई भी राजा शक्तियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। राजा ने, जो वहाँ का किंग था, अक्टूबर 2002 में, ठीक है, अक्टूबर 2002 में यानी कि 2002 में समस्त शक्तियों को अपने हाथ में ले लिया। जितनी भी पावर्स थी ना उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट कि राजा ने कौन से सन में अपनी सारी शक्तियों को अपने हैंड में कंट्रोल में ले लिया? तो कौन सा सन था वो? 2002। और महीना कौन सा था बच्चों? अक्टूबर का था। कौन सा महीना था? अक्टूबर का। बहुत सारे राजनीतिक दल और संगठन एक नई संविधान सभा का गठन की मांग कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा जो हमारे ग्रुप से संगठन थे, संगठन किससे बनते हैं? लोगों से बनते हैं। राजनीतिक दल थे, जो पॉलिटिकल जो पार्टीज थी, वो क्या करी थी? नई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड करी थी। गठन यानी कि उसके बनाने की मांग कर रही थी, डिमांड कर रही थी। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एक थी, माओवादी जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा के संघर्ष में सबसे आगे थी। जो बच्चों स्ट्रगल हो रहा था ना, उसमें एक पार्टी ने सबसे आगे थी, वो थी माओवादी पार्टी यानी कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। अतः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने, जो जन प्रदर्शन था, जन प्रदर्शन यानी कि जन माने क्या होता है? लोग, और प्रदर्शन यानी कि कुछ भी हमारा प्रदर्शन यानी कि एक तरीके से प्रदर्शन यानी कि एक तरीके से हम दिखाते हैं ना, शो ऑफ करना। तो जनता ने अपना प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को, ठीक है, जब अब भाई पब्लिक तो भड़की हुई थी, अब राजा कब तक अपनी चला सकता है? जब तक प्रजा उसके फेवर में काम कर रही है। जब पब्लिक भड़क जाएगी तो क्या राजा रहेगा? नहीं, राजा की गद्दी सीट उखड़ जाएगी। अब देखो यही होता है यहाँ पे कि अतः जन प्रदर्शन के दबाव के सामने झुकते हुए राजा को एक ऐसी सरकार बनवानी पड़ी। राजा अब क्या हो गया? मजबूर हो गया। राजा को एक ऐसी गवर्नमेंट बनवानी पड़ी बच्चों, जो आंदोलनकारी दलों का स्वीकारती थी। जो मूवमेंट्स थे ना, आंदोलनकारी दल थे, उनको एक्सेप्ट करती थी। इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियाँ क्या कर ली? छीन ली। पहले तो 2002 में अक्टूबर में क्या हुआ था बच्चों? राजा ने सारी पावर्स अपने हैंड में ले ली। अब होता क्या है, 2008 में क्या होता है उसके आसपास, इस सरकार ने राजा की लगभग सभी शक्तियाँ छीन ली। जो गवर्नमेंट बनी थी, ठीक है, जो नेपाल का क्या था? राजा था, उसे सारी पावर्स ले ली। और 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को ख़त्म किया। अब एक क्वेश्चन यही बनेगा कि नेपाल ने राजतंत्र को कब ख़त्म करा? वहाँ का मोनार्की सिस्टम कब एंड हुआ? ठीक है, 2008 में मोनार्की सिस्टम का एंड हो चुका है और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई नेपाल। स्टार्टिंग से डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी, वहाँ पे भी मूवमेंट्स हुए। अभी हमने यही तो पढ़ा इसके अंदर, ठीक है, कितने कॉन्स्टिट्यूशन आ गए, कोई भी लेकिन करंट में कंटिन्यू नहीं रहा, ठीक है, एक के बाद एक आते रहे। और एंड में क्या हुआ? अतः नेपाल ने 2015 में नए संविधान को अपनाया। तो एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट ये बनेगा कि नेपाल ने कब संविधान को अपनाया, कब कॉन्स्टिट्यूशन को उसने एक्सेप्ट करा, कब अपनाया? तो 2015 में, यानी कि 2015 में अपने संविधान को अपनाया। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे। ओके।